नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित रमा बाजार में मंगलवार की सुबह बिजली के शॉर्ट सर्किट से तीसरी मंजिल पर आग लग गई। तीसरी मंजिल पर मार्केट के मालिक मुकुल कुमार का बेडरूम है। आग में घिरकर वे बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला। रमा बाजार के ग्राउंड फ्लोर पर मोबाइल की 2 दर्जन से अधिक दुकानें हैं। इसी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर मुथूट फाइनेंस कंपनी का कार्यालय और लॉकर रूम है। करोड़ों रुपए के सोना मुथूट फाइनेंस में जमा है। आग लगते शोर मच गई। बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जुट गए। मोबाइल की इक्का दुक्का दुकानें ही खुली थी। करीब आधे घंटे में दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। क्षति का आकलन किया जा रहा है। आग से झुलसे मुकुल कुमार का इलाज कराया जा रहा है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। वो एकाएक हम लोगों को पता चला कि यहाँ रमा बाजार में आग लग गई है, तो हम लोग सब लोग दौड़ के आए। चूँकि हम लोग शांति समिति वाले हैं, डीएम साहब, एसएसपी साहब, सबको हम लोगों ने खबर किया। फायर ब्रिगेड को खबर किया। फायर ब्रिगेड भी आके काम अपना कर रहा है। ऊपर 2 मंजिल पे मुथूट फाइनेंस के ऊपर जो मुकुल जी का मकान था, उसमें ये आग लगी है। उनको किसी तरह दरवाज़ा तोड़ के हम लोगों ने निकाला है। थोड़ा जले हुए हैं और उनको हॉस्पिटल हम लोगों ने भेजा है। हाँ, घर में अकेले थे। उनकी फैमिली कोई मेम्बर यहाँ नहीं है, लेकिन हालत उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा जले हुए हैं जी। नहीं कर सकते। एक बैग जो है आवाज़ हुआ, उसके बाद कैसे आग लगा से हम नहीं बता पाए। भगदड़ मच गया उसके बाद। हाँ, भगदड़ मचा। अंदर में कौन सब था? ऊपर में अंदर में अपने लोग सब था। मकान मालिक? हाँ, मकान मालिक। कैसे मालिक। निकाला गया उनको? दरवाजा तोड़ के निकाला है। दरवाजा तोड़ के? तो मैं मोबाइल तोड़ दिया। कौन? मेरा बेटा। अच्छा। उसके बाद लेट गए अपने। कहाँ से आग लगा हम नहीं जानते। आग कैसे लगा? नहीं मालूम कैसे लगा। अब घरे में बंद थे? हाँ। हाँ, बाहर से कोई बंद कर दिया था कि अंदर से? अंदर से बंद थे। कैसे निकले फिर? मंगला से बच्चा सब आया ना, तो वही गेट तोड़ के हम बोला सब अस्पताल गई। मार्केट का लड़का था? मेरा बेटा है। मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या है मोबाइल तोड़ा? पूछिए जाके। मारना भी चाहता है क्या आपको? पूछिए, मार भी सकता है। सूचना मिला कि यहाँ पर मोती झील में 2nd फ्लोर पर आग लगी हुई है, तो गाड़ी तुरंत में मैंने कि एक छोटा एक बड़ा गाड़ी तुरंत भेजे। फिर हम भी स्पॉट पर आए मैंने कि, और एक गाड़ी फिर जो मैंने कि ऐसे करके 5 गाड़ी यहाँ पर घटनास्थल पर है। तो आपको पूर्ण रूप से मिला। कहाँ पर आग लगी थी? 2nd फ्लोर के रूम में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है। एसी उसी पे भी ब्लास्ट किया हाँ, है? एसी वहाँ पर किया। सिलेंडर भी ब्लास्ट किया है क्या? नहीं, सिलेंडर नहीं ब्लास्ट क्या कुछ नुकसान हुआ? उसका मैंने किचन का था और कपड़ा था और उसका घरेलू सामान। एक व्यक्ति फंसे हुए थे अंदर में क्या? नहीं, फंसे हुए नहीं। लोग निकाला है मार्केट का, लोग अंदर रूम तोड़ के? नहीं। जख्मी जो क्या रीजन पता है आग लगने का? बिजली शॉर्ट सर्किट है, देख रहे हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट से ही होगा। फायर सेफ्टी है बिल्डिंग में? नहीं, फायर सेफ्टी तो नहीं है। फायर सेफ्टी का नोटिस वगैरह करेंगे मकान मालिक को? इसको करेंगे, अब करेंगे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पेट्रोल पंप के पास सोमवार की रात पल्सर बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने पूजन सामग्री स्टोर के कर्मी से हथियार के बल पर लूट लिया। विरोध करने पर पिस्तौल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया। अपराधी फायरिंग करते हुए मेडिकल ओवरब्रिज की ओर निकल पड़े। पीड़ित मिठन सराय निवासी विनोद झा के पुत्र अरविंद कुमार ने बताया कि वे पहाड़पुर शनि मंदिर के पास पूजन सामग्री के दुकान में कार्य करता है। सोमवार की रात करीब 8 बजे दुकान बंद कर वह घर आ रहा था। उसी क्रम में संगम घाट पेट्रोल पंप के पास पल्सर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोककर लूट लिया। उसके बाएं कंधे में गंभीर चोट लगी है। इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलने पर अहियापुर थानेदार रोहन कुमार अस्पताल पहुंच जख्मी से पूछताछ की। थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। हम आ रहे थे ड्यूटी करके अपने, मतलब दुकान शनि मंदिर से ड्यूटी करके आ रहे थे। सब
करीब 7:30 हो रहा था, 7:30। तो हम एक साथ एक मतलब तीन लड़के साथ में आ रहे थे हम लोग। तो वो अपने घर चला गया, हम अपने घर आ रहे थे। पेट्रोल पंप के जस्ट थोड़ा सा आगे वहीं पे समझिए पीछे से ही पीछा कर रहा था वो लोग। वहीं पे आके वो रोका, बोला कि फ़ोन निकालो, पर्स तो नहीं दे रहे थे। थोड़ा धक्का भी दिए तभी भी नहीं माना। पर्स एक पकड़ा, पर्स निकाल लिया, अब मोबाइल निकाल लिया। इसके बाद बंदूक के अथी से ले था पीछे वाले से ऐसे जो करके जो मारा, यहाँ से मारते हुए यहाँ पे मारा। इसके बाद फिर एक गोली चलाया तो नहीं लगा। वो सोच रहा, वो कह रहा था एक बोल रहा था कि मार दो इसको, मार दो नहीं तो बोल देगा सबको। फिर भागने के टाइम में एक और गोली मतलब फायरिंग कर दिया, तभी इधर गिर गया, छूट गया। मतलब इस साइड में इधर नहीं होता है घोड़ा घेरा जो कहते हैं, वहीं छिप गिर गया हम। पर्स में कितना पैसा था? पर्स में पैसा नहीं था। क्या क्या छीना? फ़ोन, पर्स और कुछ नहीं। दुकान के चाबी उसी में था पर्स में। कहाँ से आ रहे थे? हम सनी मंदिर से आ रहे थे दुकान पर से अपने। क्या चीज़ का दुकान चला था? पूजा पाठ का दुकान है। पूजा पाठ जी। कै बजे की घटना है? ये 7:30 7:30 की। 7 साढ़े 7 बजे। जी। तो कैसे आया इसके MCH? वो समझिए कि पीछे मतलब वो शनि मंदिर से पहले पुल है, वहीं से वो लोग पीछा कर रहे थे। हम उतना ध्यान नहीं दिए। घटना किस जगह पे? घटना पेट्रोल पंप के जस्ट कचरा वाला डेरी है, कचरा के डेरी के जस्ट पहले ही थोड़ा सा पहले वहीं पर घटना? जी। उसके हाँ, बाद बीच क्या में हुआ जब वो अपराधी किधर की ओर भागा? मेडिकल ओवरब्रिज की ओर। उधर से मेडिकल की जी, ओर? हम पकड़ने का कोशिश किए साइकिल से, लेकिन भाग चुके। एक अरविंद कुमार के युवक के साथ एक बाइक पर 3 अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा मोबाइल पर्स छीने जाने की सूचना है और उसको पिस्टल के बट से मारा भी है लोग। वही इलाज के लिए SKMCH लाया गया है। गोली भी लगी है क्या? नहीं, गोली नहीं लगी। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अगर प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से सजग रहता तो ये घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन को सरकारी मुआवजा और लाभ देने का काम भी किया जा रहा है। सरकार पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। जदयू नेता और मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अब जदयू आने वाले नवंबर माह में भीम संसद का आयोजन करेगी ताकि देश में जारी संवैधानिक खतरे और संविधान बचाओ देश बचाओ की शुरुआत करेगी। यह पटना से शुरू होगी और इसे लेकर संगठन और नेताओं से बात की जा रही है। देखिए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं तो हमारी भी पुलिस पदाधिकारियों से बात हुई है, तो कहीं ना कहीं तो चूक ज़रूर रही होगी। तो वो तो एक अनुसंधान का विषय है और जांच का विषय है। लेकिन इस केस में कुछ जो लोग हैं जिन पर FIR हुआ और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, और जहाँ तक मृतक परिवारों का प्रश्न है तो उनके परिवारों को जो आश्रित हैं, पोस्टमार्टम आने के बाद हम लोग 4-4 लाख रुपया मुआवजा भी देंगे। और आपको बताना भी चाहेंगे कि इसके पूर्व में जो भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो अब तक लिए हम लोगों ने 148 आश्रित परिवारों को 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए हैं। लेकिन हम लोग की जो निगरानी है वो सतत जारी है और एक्साइज विभाग, पुलिस विभाग इसमें कार्रवाई करता है। हम तो लोगों से भी अपील करेंगे कि इस तरह के गलत चीज़ों का इस्तेमाल न करें। और हमारा तो हमेशा कंसंट्रेशन रहा है और फोकस रहा है कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर्स हैं या फिर जो डिलीवरी करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो। मुजफ्फरपुर में भी कई गिरफ्तारियां हुई, सज़ाएँ भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना तो निश्चित रूप से अफसोसजनक है और मृतक परिवार को हम अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग का कार्रवाई जो है, हम लोग की कार्रवाई बदस्तूर
जारी रहेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि 5 नवंबर को पटना में 11 बजे सुबह वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में एक संसद का आयोजन किया गया है, जिसका नाम हम लोगों ने भीम संसद रखा है। और उसका उद्देश्य है कि जो संविधान में उत्पन्न खतरा अभी नज़र आ रहा है राजनीतिक तौर पे, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, ये मुद्दा रहेगा। और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम अपील करने आए थे अपने साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग वहाँ चले और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हर जगह जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने विकास का जो काम किया, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास किया है, समावेशी विकास किया है, उसके बारे में भी, और जितनी स्कीमें चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी लोगों को बताएं। और समाज के हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है। और अभी आपने देखा होगा कि विकास मित्र का, टोला सेवक का, मरकज़ का, के मित्रों का, सभी का मानदेय भी 12,000 से 25,000 रुपये हुए हैं। तो उन लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। कुछ लोग उनके भी मिले थे मुझे, लेकिन कुल मिलाकर हम सभी को आमंत्रित करने आए थे पार्टी की ओर से कि ये जी। मुजफ्फरपुर के महिला थाना कांड संख्या 40/2018 में स्पेशल SC/ST कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने ब्रजेश ठाकुर की पेशी कराई। 2018 से लंबित इस मामले में स्पेशल SC/ST कोर्ट के जज ने IPC की धारा 188, 363, 366, A20, B 406, 409, 430, 467, 468 और 34 के साथ SC/ST एक्ट में चार्ज सबमिट किया। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 9 अक्टूबर को सुनिश्चित की गई है। पूरे मामले को लेकर ब्रजेश ठाकुर के अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि 2018 से न्यायालय से अपील की जा रही थी कि ब्रजेश ठाकुर की पेशी कराई जाए, जिसे लेकर मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर की पेशी कराई गई है। ये वही ब्रजेश ठाकुर है जो मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ये मामला लगभग 2 सालों से न्यायालय में लंबित चल रहा था और पिछले विगत 2 वर्षों से कि हम लोगों ने संबंधित जज साहब के दरखास्त दे रखा था कि ट्रायल डिलेड हो रहा है ऑन द पॉइंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और एक्यूज हैं वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक दूसरे केस में सजायाफ्ता प्रिजनर होकर के बंद है। उनको दिल्ली से यहाँ बुलाया जाए ताकि इस केस में चार्ज फ्रेम हो सके और केस की कार्रवाई आगे बढ़े। बहुत जद्दोजहद और बहुत प्रयास के बाद आज अचानक दिल्ली पुलिस इस कोर्ट में उनको न्यायालय में प्रस्तुत की, और ये मामला चूंकि चार्ज फ्रेमिंग के लिए लंबित चल रहा था, तो माननीय जज साहब के द्वारा इस केस में माननीय जज साहब जो SC/ST एक्ट के प्राधिकृत स्पेशल जज हैं, उनके द्वारा इस केस में ये इंडियन पीनल कोड की धारा 188, 363, 366A, 120B बाई 34 IPC, 406, 409 और 467 और 468 के अलावा SC/ST एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम किया। और अब इसके बाद अगली तारीख इसमें चार्ज फ्रेमिंग के उपरांत एक गवाही के लिए रखा जाएगा, जिसके लिए तारीख 9 अक्टूबर इसमें फिक्स किया गया है। अब 9 अक्टूबर को ये मामला फॉर एविडेंस प्लेस रहेगा और जो गवाह आएगा उसके अनुसार केस की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, और हमको उम्मीद है कि निष्पक्ष निष्पादन होगा और जल्द ही इसका फैसला भी आएगा। सहारा इंडिया में जमा राशि की भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले जमाकर्ता और अभिकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल किया।
इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने कहा कि अगर वर्ष 2023 के अंत तक उनकी राशि की भुगतान नहीं हुई तो इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को वोट नहीं करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार झा ने बताया कि सहारा इंडिया में जमा कुछ स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उन आवेदन के अनुसार 45 दिनों के भीतर कंपनी को जमाकर्ता की राशि की भुगतान करना था, लेकिन आज 67 दिन बीत चुके हैं। अब तक एक भी जमाकर्ता की राशि की भुगतान नहीं हुई है। सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए आज देश भर के जिलाधिकारी के समक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सहारा समूह से संपूर्ण भुगतान विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किए गए 5,000 करोड़ रुपया जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को सहारा के सहकारिता के जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए दिया गया, पोर्टल को लॉन्च करने में केंद्र की सरकार ने 2.5 महीने का समय ले लिया और 2.5 महीने के समय लेने के बाद बड़े ही तामझाम से देश के सहकारिता मंत्री सह गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जो भी सहकारिता के जमाकर्ता हैं वो इस पोर्टल पे लॉगिंग करेंगे। लॉगिंग करने के 45 दिनों के अंदर उनके खाते में अपने आप पैसे चले जाएंगे। आज 67-68 दिन से ऊपर बीत जाने के बाद भी जमाकर्ता के खाते में पैसे तो आए नहीं, उलट सहकारिता मंत्रालय के द्वारा अधिकतर जमाकर्ताओं को बिना कोई ठोस कारण बताए हुए उनके आवेदन को रद्द कर दिया जा रहा है। तो इस पोर्टल के विरोध में जो जमाकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार ने एक धोखा किया है, उस धोखे के विरोध में और सहारा के तमाम समूह विभिन्न कंपनियों में जो जमाकर्ताओं का जमा धन है उसके संपूर्ण भुगतान के लिए हम लोग बैठे हैं। और हम लोग लगातार इस लड़ाई को वर्षों से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे एक एक जमाकर्ता का संपूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है। और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, 31 दिसंबर 2023 से पूर्व अगर हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का एक एक रुपये का भुगतान नहीं हुआ तो आने वाला 2024 में मोदी जी का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। इस देश के आबादी का आधा से ज़्यादा संख्या सहारा के जमाकर्ताओं का है। ये आपके माध्यम से उनको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आने वाला 2024 इन्हीं रास्तों से जाता है। अब आपको चुनना है कि आपको पुनः गद्दी पर बैठना है या गद्दी से उतरना है। यही जनता है जो फर्श से लेकर अर्श पर बिठाती है और यही जनता है जो कान पकड़ के उस फर्श पर भी ले आके खड़ा कर देती है। तो चुनना मोदी जी को है, उन्हें क्या करना है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक के आदेश पर उप महाप्रबंधक PIU मुजफ्फरपुर ने ब्रह्मपुरा थाना में करीब 1.5 करोड़ रुपए की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें तत्कालीन उप महाप्रबंधक शिवानंद दिलीप कुमार और उत्कर्ष फाइनेंस के शाखा प्रबंधक को आरोपित किया गया है। इसकी पुष्टि ASP अवधेश दीक्षित ने की है। उन्होंने बताया कि आरोपित निलंबित उप महाप्रबंधक ने बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के खाता से अपने और अपने रिश्तेदार के खाता में सरकारी राशि का भुगतान किया है। साथ ही साथ अपने नाम से फिक्स डिपॉजिट भी कराया है। आरोपित विभाग के PNB के खाता से रुपए का ट्रांसफर किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एक कंप्लेन आया था भवन निर्माण विभाग की तरफ से कि इस तरह से उनकी एक सीनियर ऑफिसर है उनके द्वारा कुछ पैसा गबन किया गया है। तो ब्रह्मपुरा थाने में कंप्लेन मिला तो उसी के बेसिस पे FIR की गई है।
मुजफ्फरपुर के साहिबगंज मकड़ी टोला स्टेट हाईवे भूतनाथ मंदिर के पास मंगलवार की दोपहर पटना से आ रही एक बस की ठोकर से बाइक सवार माधोपुर हजारी निवासी कुंदन कुमार और नीतीश गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को 112 नंबर की पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों को SKMCH रेफर कर दिया गया। कुंदन कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसका एक पैर भी डैमेज हो गया है और सिर में गंभीर चोट लगी है। इलाज के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों शराब के नशे में धुत होकर बाइक से देवरिया जा रहे थे। इसी दौरान बस की चपेट में आ गए। हम लोग जा रहे थे देवरिया। देवरिया हम लोग जा रहे थे। हाँ, उधर बस वाला मार दिया था। अच्छा, बस वाला धक्का मार दिया है। तो कहाँ पर मारा है? वो देवरिया पर मारा है। भूतनाथ मंदिर के पास में। ओ, तो बेहोश होकर पड़े हुए थे वहीं पर। कहाँ से जा रहे थे? घर से जा रहे थे। हाँ, बोलिए। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा चौक स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर में मंगलवार को बुलाई गई ब्राह्मणों की सभा में कहा गया कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की उदयाष्टमी तिथि को जितिया व्रत को करना उचित है, जिस व्रत को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जला उपवास रखती है। इस साल 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। सभा का नेतृत्व करते हुए पंडित प्रभात मिश्रा, आचार्य अभिनय पाठक, आचार्य रंजित मिश्रा, वैश्यकेश उपाध्याय, सुशील मिश्रा, महंत संजय ओझा, गुड्डू चौबे, पंडित चंदन मिश्रा, संजय उपाध्याय सहित सभी पंडितों ने विश्व पंचांग का हवाला देते हुए कहा कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की उदयाष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाएगा। ये व्रत 7 अक्टूबर 2023 को शनिवार को पड़ेगा। इस व्रत का पारण 8 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। आज जीवित पुत्री का व्रत पर यहाँ गोष्ठी हुई। यहाँ हमारे सम्मुख इस शहर के प्रतिष्ठित विद्वान लोग विराजमान हैं। जीवित पुत्री का व्रत में कहा गया है कि इसका उपवास जो अष्टमी पूर्ण हो, सूर्योदय कालिक अष्टमी हो, उसमें उपवास करना चाहिए और सूर्योदय कालिक नवमी में इसका पारण करना चाहिए, जैसा कि कथा में भी लिखा हुआ है। इस बार जो कुछ पंचांग दे दिया है कि उसमें 6 तारीख को व्रत करना है, जबकि 6 तारीख के 9-10 बजे तक सप्तमी ही है। तो हमारे और निर्णय सिंधु के अनुसार व्रत कथा में जो दिया हुआ श्लोक, उसके अनुसार जो व्रत करने वाली स्त्रियां हैं अपने सौभाग्य और पुत्र पौत्र की रक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। खास करके इसका नाम है जीवित पुत्री का, मतलब अपने पुत्र की अखंड आयु के लिए ये व्रत किया जाता है, तभी इसका नाम जीवित पुत्री का है। तो सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्र पौत्र की लंबी आयु के लिए किए जाने वाला जो ये व्रत है, उसका नहा खा 6 को करें, 7 को सूर्योदय से लेकर और 8 के सूर्योदय होने तक उपवास करें 24 घंटे का, और 8 तारीख को ही उसका पारण करें। पुत्र का व्रत के लिए आज हम लोग ब्राह्मण सभा का एक बैठक किए हैं बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर में, जिसके महंत संजय ओझा जी हैं और यहाँ गणमान्य विद्वान लोग उपस्थित हैं, जिसमें ऋषिकेश उपाध्याय हैं, सुशील जी हैं, पीछे जय किशोर मिश्रा जी हैं, इधर महंत जी हैं और अन्य अभिनव पाठक, आचार्य अभिनय पाठक और सभी विद्वानों का एक ही मत निकल के आया है कि जीवित पुत्रिका का व्रत जो है वह 7 को व्रत और 8 को पारण करना है। चूँकि यह उदयाष्टमी का व्रत है और उदयाष्टमी में ही यह व्रत करना चाहिए, और विद्वान जो है 7 के मत में नहीं है, वह जो है हम लोगों को मान्य नहीं है। हम लोग 7 के मत में हैं और 7 को ही जीवित पुत्रिका का व्रत करना उचित है, चूँकि यह 24 घंटे का व्रत है और 24 घंटे से अधिक का व्रत जो है वह ग्राह्य नहीं है। यह सूर्योदय व्यापनी व्रत है और इसमें सभी लोगों का एक ही मत है। अन्य संगठन और डेट बता रहे हैं। अन्य संगठनों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, चूँकि वह जो उचित निर्णय है वह
उद्याष्टमी का है। यह निर्णय सिंधु का जो है मत है, धर्म सिंधु का मत है, विश्व पंचांग जो पूरे विश्व में मान्य है उसका निर्णय है। यह हम कोई अपने मत से नहीं बोल रहे हैं। और कथा के पुस्तक में भी लिखा है कि उद्याष्टमी का व्रत करें और नवमी में पारण करें। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए उद्याष्टमी का व्रत करें। कब नहा खाया होगा और क्या करें? 6 को नहा खाए, 7 को व्रत और 8 को पारण किया जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 50 साल पहले यहाँ आए थे। उस समय यहाँ पर नक्सलवाद चरम पर था। अभी क्या हाल है, इसका आंकलन करने के लिए जयप्रकाश पर भावती मुशहरी प्रवास स्वर्ण जयंती संवाद पद यात्रा निकाली जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए गांधीवादी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर विकास मंडल की ओर से 28 सितंबर से पदयात्रा निकालेगी। 8 अक्टूबर तक पदयात्रा गांव-गांव तक पहुंचेगी। साथ ही बताया कि पदयात्रा का उद्देश्य है कि जेपी के विचार और सिद्धांतों को एक बार फिर जनता के समक्ष रखा जाए। महान स्वतंत्रता सेनानी ध्वज प्रसाद साहू के आवास पर प्रेस वार्ता में पदयात्रा की जानकारी दी गई। मौके पर जगन्नाथ पांडे, सचिव साहू, सौरभ कुमार गांगुली, अरविंद कुमार, खादी कार्यकर्ता रामप्रीत राय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। स्वर्ण जयंती उनकी स्मृति में हम लोग स्वर्ण जयंती का आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जयप्रकाश जी के जो सिद्धांत और जिन बातों मूल्यों पर वो खड़े थे उन मूल्यों को फिर एक बार जनता में पहुंचाया जाए, जनता के बीच इसको ले जाया जाए। इस क्रम में हम लोग 28 सितंबर से और 8 अक्टूबर तक जो जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि है उस अवसर पर हम लोग एक पदयात्रा का कार्यक्रम रखा है और उस पदयात्रा के कार्यक्रम में हम उन सभी पड़ावों पर जाने वाले हैं जहां जयप्रकाश जी ने अपना कैंप रखा था और उस पड़ाव पे हम चर्चा करने वाले हैं कि तब के मुसहरी की क्या स्थिति थी और अब के मुसहरी की क्या स्थिति है। जो जयप्रकाश जी जिन कामों को शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँचा और आज उस कामों को कहाँ तक आगे ले जाने की बात है। आज जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है और हिंसा का वातावरण चारों तरफ व्याप्त है, उसके विरुद्ध जयप्रकाश जी ने जो एक जन आंदोलन खड़ा किया था उस जन आंदोलन को पुनः आज जीवित करने की ज़रूरत है। तभी उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। वो 53 वर्ष पहले आकर के उन्होंने मुसहरी में और बहुत सारा काम शुरू किया। कृषि और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन सब बातों को हम याद करते हुए 8 अक्टूबर को अपनी पदयात्रा जमालाबाद में जेपी मूर्ति के समक्ष पूर्ण करेंगे और फिर 11 अक्टूबर को नरौली मिडिल स्कूल में एक जनसभा जो जयप्रकाश जी की जन्म तिथि है उस दिन हम लोग करेंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। इस समय हम मुजफ्फरपुर विकास मंडल जिसको जयप्रकाश जी ने बनाया था और जयप्रकाश जी उसके आजीवन अध्यक्ष रहे, वो उसके हमारा जैसा एक साधारण व्यक्ति भी अभी जेपी अकस्मात 5 जून 1970 को मुजफ्फरपुर में आए। हम लोग को टेलीग्राम मिला सर्वोदय ऑफिस में और तत्काल हम लोग गए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर। वहाँ से उनको और प्रभावती जी को लेके ध्वजाबाबू के इसी मकान में लाए। वो करीब 4 दिनों तक मुजफ्फरपुर के जो सभी राजनीतिक दल के जो प्रधान थे, सामाजिक कार्यकर्ता था, सब लोगों से बैठक की, परिस्थितियों की जानकारी ली। जब मुसहरी में जो काफ़ी सघन रूप से हिंसा, नक्सली हिंसा हो रही थी, उसकी विस्तृत जानकारी लेने के बाद में जेपी ने तय किया कि 9 जून 1970 से हम मुसहरी में प्रवेश करेंगे और वहाँ रह कर के ये शांति सुरक्षा करेंगे और गांव में जो खेतिहर मजदूर और किसानों के बीच जो आपसी वैमनस्यता है उसको शांति स्थापित करेंगे और विनोबा जी का जो ग्राम स्वराज्य का अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। गरीबों को बास्केट पर्चा दिलवाएंगे और भूदान की ज़मीन जो अभी बेदखल है उसको दखल करवाएंगे। और ये सारा कार्यक्रम 9 जून 70 से
72 तक उन्होंने किया। जब बांग्लादेश वाला देश में एक कांड हुआ तो जयप्रकाश जी विदेश का दौरा करने चले गए, चूँकि उस समय भारत सरकार पर आर्थिक दबाव काफ़ी था बांग्लादेश के लोगों के आने के कारण, और उन्होंने विदेश के सभी देशों से अनुरोध किया और उस समय में वो यहाँ से चले गए, विदेश की यात्रा की और बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता भारत सरकार को दिलवाया और उसको जो अनुदान की राशि थी वो मुजफ्फरपुर विकास मंडल देती थी। ये सारे कार्यक्रम है। उसी के यादगार में हम लोग 50वां बरस मनाना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग नहीं मना सके। ये 53 बरस से 2-3 महीना ज़्यादा हो गया। अभी हम लोग उनका ये मनाने जा रहे हैं और इसमें पूरे मुसहरी प्रखंड के करीब करीब सभी गांव में वो पदयात्री टोली घूमेगी और गांव की स्थिति से जानकारी लेगा और उस पर फिर क्या किया जा सकता है आगे सरकार के साथ मिलकर के या जैसे भी हो तो या अन्य संस्थाओं से मिलकर के उस पर विचार संस्था करेगी और आगे कार्यक्रम चलेगा। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम जगन्नाथ पांडे है। इसी मुसहरी के मादापुर चौबे गांव के रहने वाला हूं और विकास मंडल। आज के समय में अगर हम लोग जयप्रकाश जी का नाम लेते हैं तो तरह तरह के जो राजनीतिक जितने स्ट्रगल हुए थे उसके बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से सृजन का काम किया, रचना का काम किया, मुसहरी के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, मुसहरी में जो पिछड़े समुदाय हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसका बहुत कम दस्तावेजीकरण हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा एक मुसहरी का एक दस्तावेज बना था कि इसका विकास किस तरह से हो, और आज जब सरकार तरह तरह के विकास की बात करती है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मुड़ के देखें पीछे कि किस तरह के विकास की अवधारणा उस समय की गई थी और आज लोग कहाँ पे किस स्थिति में हैं। इसके साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि यहाँ के युवाओं को जोड़ा जाए। आज के युवाओं से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उनको पता नहीं है कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं उसका एक कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ पे ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे समाजसेवी और ऐसे राजनीतिक कर्मी लोग अपना समय दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इतिहास को भी लोग जाने और भविष्य को किस तरह से लोग सजना अपना संवारना चाहते हैं, उसके बारे में भी लोगों से जन भागीदारी से क्या कुछ किया जा सकता है। हर चीज़ के लिए हम सरकार पे ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जनशक्ति, लोक शक्ति क्या कर सकती है और उसी में सरकार की भी क्या भूमिका हो, ये भी हम लोग देखने का इसमें प्रयास करेंगे। मंगलवार शौर्य जागरण यात्रा को लेकर मुजफ्फरपुर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय चक्कर मैदान पहुंचे। शौर्य जागरण यात्रा के सफल संचालन को लेकर बैठक के बाद बताया गया कि 2 अक्टूबर से शौर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी, जो 8 अक्टूबर को पटना में जाकर समाप्त होगी। शौर्य जागरण यात्रा के तहत मुगल और अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनका नमन किया जाएगा। ये शौर्य जागरण यात्रा अपने बलिदानी की याद करते हुए अपनी संस्कृति का या संस्कृति की बात करते हुए ये जो यात्रा निकल रही है ये पूरे देश में निकल रही है, अपने उत्तर बिहार में भी निकलेगी, लेकिन हम लोग सभा के माध्यम से कार्य करेंगे। पूर्व में मुगल काल से माने जिस समय सिकंदर से हमारे पूरी की लड़ाई हुई थी और वो वीरतापूर्वक युद्ध जिसमें सिकंदर को वापस जाना पड़ा था, वहां से 1857 में पहली स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, जो कि अपने देश पर आक्रांताओं को रोकने के लिए हुआ और पूरी आक्रांताओं को रोकने के लिए हुआ। उसके बाद पाकिस्तान, चीन, अंग्रेज जो भी जितने भी आक्रांताओं आज तक भी हमलावर हो रहे हैं हमारे देश पर, वो सभी को उसमें सभी बलिदानी जितने भी हमारे बलिदानी
बलिदान हुए हैं उसको भी याद करेंगे। ये यात्रा एक बड़ी यात्रा सभी माने हम लोग कर रहे हैं। अंग्रेज के समय में अपने जितने भी बलिदान हुए हैं वो सभी बलिदानों को हम लोग याद करेंगे और उनके परिवारों को बुला करके सम्मानित करते हुए सभी प्रखंडों में जा करके सभा करेंगे और 8 तारीख को पटना में एकत्रीकरण हमारी होगी। यात्रा का रूट चार्ज ये वाला है, सकरा से पुरानी से, मुसहरी से, बंदरा से, मीनापुर, कांटी से, पानापुर से मोतीपुर होते हुए पटना तक जाएंगे। मंडल प्रवास जिला कार्यशाला के अंतर्गत मंगलवार को भाजपा गरीबनाथ मंगल मंडल के पदाधिकारी एवं मंच मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्री के सत्यापन हेतु संगठनात्मक बैठक की गई, जिसमें मंडल के प्रवास पर लोकसभा विस्तार विश्वजीत सिंह, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष रागिनी रानी, मीनापुर विधानसभा के प्रभारी से जिला भाजपा के प्रवक्ता पवन दुबे ने मंडल के नवनिर्मित कमेटी के पदाधिकारी एवं मंच मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्री का सत्यापन किया। सत्यापन का रिपोर्ट जिला भाजपा के मार्फत प्रदेश कार्यालय को भेजा जाएगा। मौके पर मंडल के अध्यक्ष धीरज सिंह के नेतृत्व में मंडल के एवं मंडल मंच मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी की सेवा सप्ताह योजना के अंतर्गत आज हम लोग मंडल सह प्रवास कर रहे हैं और हम लोग अपने बुक सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। ये सभी बूथों पर ये काम हो रही है? हाँ, सभी मंडल के सभी बूथों पर यह कार्य किया जा रहा है और पदाधिकारी जो जिला के हैं वो जाके सत्यापित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के दामुचक रोड स्थित होटल ग्राउंड फोर्ट में सोमवार को आयोजित अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष आनंद और बिहार युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुमार रोहित ने संगठन विस्तार करते हुए मुजफ्फरपुर युवा मोर्चा के कमेटी का गठन किया। इस दौरान अध्यक्ष पद पर अंकित सक्सेना, उपाध्यक्ष पद पर कुणाल रंजन और विवेक गौरव, महामंत्री से प्रवक्ता पद पर आकाश आनंद, सचिव पद पर अमृत सिन्हा एवं अक्षय अरुण, मीडिया एवं IT प्रभारी के पद पर स्वराज श्रीवास्तव को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बिहार के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि यह है तो जातीय संगठन, लेकिन इसका उद्देश्य सभी वर्ग और समाज के लोगों को साथ लेकर चलना है। वहीं युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित सक्सेना ने कहा कि संगठन लगातार सामाजिक कार्यों को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, बिल्कुल नई जिम्मेदारी सौंपी गई है मुझे जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और सब लोगों के अपने गार्जियन के आभार व्यक्त करता हूं मैं कि इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जो संगठन का हमारा मकसद है वो यही है कि हमें हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना है, हमें सबके लिए कुछ न कुछ करते रहना है। जैसे हमारे गार्जियन ने बताया कि हमें आग से रिलेटेड इशू हो, आई कैंप लगाना है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हर एक मुद्दे पे बात करनी है और हर एक लोगों को मदद करना है, संभव मदद उन तक पहुंचाना है। और इसीलिए हम अपनी जो कोर कमेटी है जिसमें हमारे उपाध्यक्ष कुणाल रंजन जी हैं, हमारे महामंत्री आकाश श्रीवास्तव जी हैं, हम लोग और भी लोग हैं जो संस्था से जुड़े हैं और हम लोग मिल के काम करेंगे और आगे और अच्छा आप लोगों को मतलब हमारी संस्था से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। जो भी कार्य हम करेंगे उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। क्या क्या किया गया? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवा संभाग के जिला अध्यक्ष बने हैं अंकित सक्सेना जी और कुणाल रंजन जी उपाध्यक्ष बने हैं, आकाश श्रीवास्तव जी महामंत्री बने हैं। ये पूरे कार्यकारिणी का गठन किए हैं। यहाँ जो है जातिगत संस्था, लेकिन सभी जाति के लिए, चाहे वो रक्तदान हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो, कायस्थ महासभा गरीबों के लिए, चाहे आई कैंप हो, बहुत सारे अपने इस संगठन से ये लोग काम करेंगे सभी जाति के लिए और कायस्थ समाज को एकजुट में, एक सूत्र में बांधेंगे। इसके लिए ये लोग प्रयास करेंगे। विश्व गर्भ निरोधक दिवस एवं आयुष्मान भव मिशन परिवार विकास अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 40 में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन, स्वास्थ्य विभाग के जिला प्रबंधक मनीष भारद्वाज,
शहरी प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी निशांत कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मेला में लगभग कई वार्डों के करीब 300 लोगों का निःशुल्क जांच किया गया। साथ ही महिलाओं को गर्भ से संबंधित जानकारी एवं दवा दी गई। वार्ड पार्षद ने कहा कि अभी जिस प्रकार से डेंगू चिकनगुनिया फैली हुई है, उसे देखते हुए यह स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। आज हमारे वार्ड 40 में शहरी स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा एक फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसके प्रभारी हैं अभिषेक तिवारी जी और उनके अंदर में डॉक्टर निशांत कुमार जी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर अंकिता जी, डॉक्टर एराब बाबू जो रसिया से आए हुए हैं। ये सभी लोग आज कैंप किए हैं। करीब 200 आदमी का आज ट्रीटमेंट हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वार्ड है अभी डेंगू की बीमारी से किस तरीके से ग्रसित है, आप देख रहे हैं महामारी फैली हुई पूरे शहरों में। हम ये चाहते हैं कि उसका जो स्वास्थ्य आज जो फ्री हो रहा है, इसमें जांच फ्री है, तमाम दवा फ्री है, डॉक्टर का परामर्श फ्री है, इससे यहाँ की जनता को बहुत ही रिलीफ मिली है। और हम ये चाहते हैं कि ये आयोजन हर एक मुजफ्फरपुर के हर एक वार्ड में 15 दिन में कम से कम हर 15 दिन पे एक बार होना चाहिए, जिससे लोग जो ग्रसित हो रहे हैं और होने वाले हैं उससे बचाव हो सकता है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का कि उनके अध्यक्षता में ये सारी काम हो रही है। अभिषेक तिवारी जी प्रभारी हैं जो बहुत ही एक्टिव प्रभारी हैं, तो उनके अध्यक्षता जी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा से लगाया गया। हमने पहले से मेरी बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा लगाया गया है। इस मौके पर हमारे बड़े भाई राजद के कद्दावर नेता रियाज अंसारी साहब, पाले खान साहब, अरमान बाबू, शौकत साहब, डॉक्टर एम राजू नैयर साहब, मुजाहिद नैयर, सभी लोग मौजूद हैं। कई वार्ड की जनता यहाँ पे आए हैं? अभी मेरे ख्याल से लगता है यहाँ पे 5-6 वार्ड की जनता अभी पहुँची लगातार। आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस के अवसर पर आज और आयुष्मान भवा के तहत यहाँ पे वार्ड 40 में वार्ड पार्षद जी के आवास पे एक मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के आशा दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा पहले से प्रचार प्रसार किया गया था, जिसमें आज बढ़ चढ़कर काफ़ी लोग आए हैं। अपने शहरी स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के तहत ये लगा है मेला जो, और इसमें बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। आज का उद्देश्य एक तो 2 है कि एक तो आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस है और दूसरा कि एक आयुष्मान भवा के तहत मेला लगाना था, जिसके तहत हम लोगों ने आज इस वार्ड को चयन किया है कि जिसमें लाभुकों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर लाभ उठा पाएँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।